नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में अपने जापानी समकक्ष के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। रक्षा, रणनीतिक सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर होगी चर्चा। सिंगापुर में आज चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं भारतीय मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति चुनाव। 35 साल बाद पहली बार सीधे संसद में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का पलड़ा भारी। और चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ भारत का विजयी रथ बरकरार। 5-3 की रोमांचक जीत के साथ भारत ने हॉकी विश्व कप के अगले दौर में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज चेन्नई के निकट मल्लापुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय परिषद ने मुख्य सचिव स्तर की एक स्थायी समिति का गठन किया है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों को क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति के समकक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता है और वहां विचार विमर्श के बाद शेष मुद्दों को क्षेत्रीय परिषद की बैठक में विचार के लिए रखा जाता है। और इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि कावेरी नदी के जल बंटवारे और मेकादातु बांध को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच तनाव बना हुआ है। ऐसे में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद बैठक के प्रमुख मुद्दों में शामिल हो सकता है। और इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान, समुद्री सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी संघवाद के आधार पर देश के लिए टीम भारत की परिकल्पना की है और क्षेत्रीय परिषद इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। और इससे पहले कल चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये पहली आधिकारिक मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद जोसेफ विजय और केंद्रीय गृह मंत्री के बीच ये पहली आधिकारिक मुलाकात थी। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक में मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी समन्वय, विकास परियोजनाओं की गति और अंतर्राज्यीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। भारत और जापान के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिनजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को नई गति देने, रणनीतिक विश्वास बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक के दौरान दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने तथा मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। जापान द्वारा रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से जुड़े अपने 3 प्रिंसिपल में संशोधन किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग के नए अवसर भी तलाशे जाएंगे।
ये बैठक भारत जापान रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार करने का अवसर प्रदान करेगी और साथ ही दोनों देश रक्षा क्षेत्र में सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान पर भी चर्चा करेंगे। जापान के रक्षा मंत्री शिंजो कोइजुमी कल मुंबई स्थित भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। कमान मुख्यालय पहुंचने पर जापानी रक्षा मंत्री का पारंपरिक सैन्य परंपरा के साथ औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर देकर भव्य स्वागत किया गया और इसके बाद उन्होंने नौसेना के नौसैनिक स्मारक गौरव स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश के अमर शहीदों को नमन किया। यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री कोइजुमी ने भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और इस दौरान जापानी प्रतिनिधि मंडल को भारतीय नौसेना की रणनीतिक भूमिका, परिचालन क्षमताओं और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों पर विस्तृत ब्रीफिंग दी गई। जापानी रक्षा मंत्री ने भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता की झलक देखने के लिए भारतीय नौसेना के आधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई का दौरा किया। उन्होंने जहाज की परिचालन प्रणालियों, उन्नत हथियारों और मेक इन इंडिया के तहत तैयार की गई प्रौद्योगिकियों का अवलोकन किया और भारतीय नौसैनिक अधिकारियों के साथ बातचीत की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां वे आज मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी पहुंचेंगे। वहां वे 2024 बैच के IAS अधिकारियों के प्रोफेशनल कोर्स के द्वितीय चरण के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति देश के इन युवा प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। अकादमी के अपने इस दौरे पर उपराष्ट्रपति भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कल देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का दौरा किया। उन्होंने वहां भारतीय वन सेवा के 2025-27 के परिवीक्षार्थियों और रॉयल भूटान वन सेवा के प्रशिक्षणरत अधिकारियों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के वनों, वन्यजीवों और जैव विविधता के संरक्षण में इन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि विकास और संरक्षण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि साथ साथ चलने वाले लक्ष्य हैं। उन्होंने भारतीय वन सेवा के अधिकारियों से पारिस्थितिक सुरक्षा, आजीविका और विकास के बीच संतुलन बनाते हुए काम करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों से रिमोट सेंसिंग, GIS, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा आधारित प्रणालियों का उपयोग क्षेत्रीय अनुभव और मानवीय संवेदनशीलता के साथ करने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की सफलता का आकलन केवल पदों से नहीं बल्कि पुनर्स्थापित वनों, संरक्षित वन्यजीवों, समुदायों के विश्वास और आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई विरासत से होना चाहिए। वर्तमान बैच में करीब 17% महिला प्रशिक्षुकों को भागीदारी को उन्होंने नारी शक्ति का उत्साहजनक उदाहरण बताया। Nations and institutions are not built overnight. They are shaped through sustained collective effort. This collective effort only has helped Bharat move up to the 9th position in the Global Forest Resources Assessment 2025. We have also maintained that the 3rd position globally in the annual net gain of forest area. That is another interesting and appreciable effort. I extend my appreciation to the Indian Forest Service officers for helping Bharat to conserve its resources. झारखंड में JPSC, JSSC रिफॉर्म मंच ने 26 दिनों से चल रहे आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का ऐलान किया है। हालांकि छात्रों ने अपनी सभी मांगों को पूरा करने के लिए झारखंड सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम भी दिया है। छात्रों ने कहा है कि प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं, बस टाल रहे हैं। आंदोलन को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर रहे हैं और इस 2 महीना में हम सरकार से ये मांग करते हैं, झारखंड में जितने भी परीक्षा हो रही है उस परीक्षाओं में जो भी परीक्षा माफिया है, जो भी सरगना है, उसका पर्दाफाश कीजिए।
जो भी एग्जाम अभी तक आप रद्द नहीं किए हैं उन तमाम एग्जाम को रद्द कीजिए। अगर 2 महीना में हम लोग को ऐसा लगे कि सरकार की जो है सो मंशा छात्रों के साथ नहीं है, तो मैं एक क्लियर और साफ शब्दों में कह देना चाह रहा हूं कि 2 महीना के बाद ये आंदोलन फिर से शुरुआत होगी। और छात्रों ने स्पष्ट किया है कि अगले 2 महीने तक सरकार की कार्रवाई पर नजर रखी जाएगी। यदि इस अवधि में सभी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा और इस बार आंदोलन पहले से बड़ा होगा। रिफॉर्म कमेटी का जो निर्माण किया जा रहा है अमिताभ कौशल सर के नेतृत्व में, हमारी मांग यह है कि उसमें छात्रों को भी शामिल किया जाए। दूसरा, जेएसएससी में काफी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें काफी अनियमितताएं हैं, चाहे पीजीटी हो, एक्साइज हो, फील्ड वर्कर हो, नगर पालिका हो, लैब असिस्टेंट हो, उन सभी एग्जाम्स की रद्द की मांग जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच करती है। अगर 2 महीने तक कार्रवाई नहीं की जाती है तो वापस जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच एक महाआंदोलन के साथ फिर से वापस आएंगे। भारत और सिंगापुर के बीच चौथी मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में आयोजित होगी। बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों की प्रगति की समीक्षा के साथ व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के नए अवसरों पर चर्चा की जाएगी। वर्ष 2022 में स्थापित ISMR भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक सहयोग का प्रमुख उच्च स्तरीय तंत्र है और इसके तहत दोनों देशों के बीच उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, कौशल विकास और स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा होती है। चौथी बैठक में इन क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और भविष्य में सहयोग को और व्यापक बनाने के उपायों पर विचार किया जाएगा। दोनों पक्ष बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बीच निवेश, प्रौद्योगिकी और व्यापार के नए अवसर तलाशेंगे। बैठक के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारतीय मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी और प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। ISMR के साथ भारत सिंगापुर व्यापार गोलमेज बैठक भी आयोजित की जाएगी और इसके जरिए दोनों देशों के कारोबारी नेताओं को समानांतर मंच उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग से जुड़े समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी होने हैं और बैठक का व्यापक उद्देश्य भारत और सिंगापुर की आर्थिक साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाना तथा व्यापार एवं निवेश के साथ साथ तकनीक, विनिर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और कौशल जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। एविएशन सेक्टर में सुरक्षा को लेकर DGCA अब ड्रग टेस्टिंग के नियम और सख्त करने की तैयारी में है। भारतीय एयरलाइंस के फ्लाइट क्रू के लिए रैंडम ड्रग टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जा सकता है। नए नियमों के तहत हर साल 25% से ज्यादा फ्लाइट्स क्रू के रैंडम स्क्रीनिंग अनिवार्य किए जाने की संभावना है। DGCA बढ़े हुए टेस्टिंग मानक को देश की सभी एयरलाइंस पर लागू कर सकता है। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है कि जब फुकेत से दिल्ली आ रही एयरलाइंस की फ्लाइट AI 2379 से जुड़े मामले की जांच चल रही है और इस घटना के बाद संबंधित पायलट को जांच पूरी होने तक डी-रोस्टर कर दिया गया है। तो वहीं एयर इंडिया ने 13 अगस्त से अपने ग्रुप के पायलटों की 100% स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। प्रतिबंधित साइको एक्टिव पदार्थों के साथ साथ ऐसी दवाओं की भी गंभीर जांच की जा रही है जिनका इस्तेमाल एविएशन सेफ्टी को प्रभावित कर सकता है। एयर इंडिया स्क्रीनिंग की रिपोर्ट DGCA को भी सौंप रहा है और अब सबकी नजर AI 2379 मामले की प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट पर है। रिपोर्ट के अगले 10 दिनों में आने की उम्मीद है और इसके बाद DGCA की ओर से ड्रग टेस्टिंग और फ्लाइट क्रू की स्क्रीनिंग को लेकर और सख्त दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। एयरलाइंस के फ्लाइट क्रू की फिटनेस और सुरक्षा को लेकर भी DGCA अब नो टॉलरेंस पॉलिसी की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। लद्दाख की बर्फीली और जानलेवा पहाड़ियों के बीच से भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस की एक बड़ी खबर सामने आई है। 15,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई, माइनस में तापमान और लैंडिंग के लिए महज कुछ मीटर की जगह। ऐसे खतरनाक हालात में वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लद्दाख की पेयांग घाटी के ग्लेशियर में एक अमेरिकी नागरिक की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी।
अत्यधिक ऊंचाई और पतली हवा के कारण मरीज की जान पर बनाई थी। खबर मिलते ही भारतीय वायुसेना के पायलटों ने बिना वक्त गंवाए टेक ऑफ किया और सुमजोन ग्लेशियर का ये इलाका अपनी बेहद कठिन चढ़ाई और सीमित लैंडिंग क्षेत्र के लिए जाना जाता है। जरा सी चूक और बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन हमारे जाबाज क्रू ने पूरी सटीकता के साथ हेलीकॉप्टर को ग्लेशियर पर सुरक्षित लैंड कराया। मरीज को तुरंत एयरलिफ्ट कर सुरक्षित लेह लाया गया और जहां उसका इलाज जारी है। वायुसेना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि संकट चाहे जितना बड़ा हो, हर जिंदगी उनके लिए कीमती है। और यहाँ बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, The taste of India. जरा सी अनबन प्यार जरा सा, The taste of India. यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है Taste of India. ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। विदेश में बैंक अकाउंट से शेयर या प्रॉपर्टी रखने वाले छोटे करदाताओं के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने विदेशी संपत्तियों और विदेशी आय से जुड़ी पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका दिया है। स्मॉल टैक्स पेयर फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम 2026 के तहत पात्र करदाता अपनी अघोषित विदेशी संपत्ति या आय को घोषित कर सकते हैं। और खास बात यह है कि कुछ मामलों में सिर्फ 1 लाख रुपए देकर मामला नियमित किया जा सकता है। और इस बीच आयकर विभाग ने सस्पिशियस फॉरेन रेमिटेंस को लेकर नेशन वाइड डिटेल्ड वेरिफिकेशन एक्सरसाइज शुरू की है। क्या आप भारतीय हैं और आपकी विदेश में संपत्ति, बैंक अकाउंट या फिर शेयर्स में निवेश है और इसकी जानकारी आप इनकम टैक्स रिटर्न में देना भूल गए? तो अब आपके पास गलती सुधारने का मौका है। CBDT ने 14 अगस्त 2026 को स्मॉल टैक्स पेयर फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम 2026 को अधिसूचित किया है। योजना 16 अगस्त से लागू हो चुकी है और 31 दिसंबर तक चलेगी। पहली स्थिति उन लोगों की है जिनके पास विदेशी संपत्ति तो है, लेकिन उसका पैसा कहां से आया इसका पूरा हिसाब मौजूद है और उस पर आय पर जरूरी टैक्स भी दिया जा चुका है। सिर्फ विदेशी संपत्ति को रिटर्न के शेड्यूल FA में बताना छूट गया है। ऐसे मामलों में अगर 31 मार्च 2026 को विदेशी संपत्ति का कुल मूल्य 5 करोड़ रुपए है तो सिर्फ 1 लाख रुपए देकर इस गलती को नियमित किया जा सकता है। इसका प्रावधान ये कहता है मोटे मोटे शब्दों में, जिसने कभी अपनी फॉरेन इनकम पे टैक्स दे रखा है लेकिन उसको जो कॉरेस्पॉन्डिंग फॉरेन एसेट है वो अगर नहीं डिस्क्लोज कर पाए तो कुछ फीस देने के ऊपर वो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। नंबर 2, इन केस अगर फॉरेन इनकम पे टैक्स पे नहीं दिया है और फॉरेन एसेट भी है तो उस पर आप टैक्स दे के करिए 30% प्लस 30% जो भी उनका स्लैब है। तो ये बहुत अच्छा मौका है। दूसरी श्रेणी में अगर विदेशी आय या संपत्ति का स्रोत ही ठीक से घोषित नहीं किया गया और भारत में उस पर जरूरी टैक्स भी नहीं दिया गया तो 1 करोड़ रुपए तक के मामले में योजना का लाभ लिया जा सकता है। इसमें 30% टैक्स और 30% की पेनल्टी देनी होगी, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 60% राशि का भुगतान करना होगा। दूसरी श्रेणी में सरकार ने 90% की सामान्य पेनल्टी की तुलना में पेनल्टी को 30% ही रखा है। इसलिए ये पात्र करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण राहत है। भुगतान के बाद संबंधित मामलों में प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी का भी प्रावधान है। गवर्नमेंट के पास डाटा है आपका, गवर्नमेंट ने ये देख लिया कि आपने बैंक आपके पास अकाउंट था और आपने उसको नहीं दिखाया, तो जब आपने नहीं दिखाया तो गवर्नमेंट उस चीज़ में जब गवर्नमेंट की नज़र में आ जाएगा आप उसमें फिर बचना मुश्किल ही है। आइडियली ये एक टाइम स्कीम है जिसमें आपका प्रोसिक्यूशन भी बचता है, आपके लिटिगेशन भी बचता है, आपके हेडेक्स भी बचती है।
दूसरी ओर 18 अगस्त 2026 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सस्पिशियस फॉरेन रेमिटेंसेस को लेकर नेशन वाइड डिटेल वेरिफिकेशन एक्सरसाइज शुरू की। ये सामान्य अवेयरनेस कैंपेन नहीं बल्कि डेटा ड्रिवन वेरिफिकेशन एक्सरसाइज है। सीबीडीटी के अनुसार विभाग ने पिछले 3 वर्षों के आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंसेस डेटा का एनालिसिस और ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर कुछ एंटिटीज को चिन्हित किया है। डिपार्टमेंट को ऐसे केसेस भी मिले हैं जहां पर फॉर्म 15 सीबी जारी कर दिया गया, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी और रेमिटेंस अकाउंट के बीच मिसमैच था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी देख रहा है कि सर्टिफिकेट जारी करने वाले प्रोफेशनल्स ने इसकी जांच की या नहीं। तो डेटा और एआई के युग में अगर आपसे गलती हो गई है तो वक्त उसे नजरअंदाज करने का नहीं बल्कि रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का है। 31 दिसंबर 2026 तक मिलने वाला ये मौका पात्र छोटे करदाताओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। देश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के भीतर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम, माहे और तमिलनाडु जैसे राज्यों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का पूर्व अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के खराब मौसम की आशंका जताई गई है। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्व अनुमान लगाया गया है। प्रशासन ने सभी प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। वहीं जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नया रजिस्ट्रेशन कुछ समय के लिए रोक दिया है। हालांकि बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का तीसरा जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ जिले की मंडी तहसील के लिए रवाना हो गया है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है और जिन तीर्थ यात्रियों ने पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है या उनके पास वैध RFID कार्ड है, उन्हें मौसम की स्थिति और अधिकारियों के निर्देश के अनुसार यात्रा जारी रखने की अनुमति दी जा रही है। तीर्थ यात्रियों को सतर्क रहने और श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। भारत और फिलिस्तीन के बीच विकास सहयोग को नई मजबूती मिली है। फिलिस्तीन में 200 बिस्तरों वाले इंडियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल परियोजना की आधारशिला रखी गई है। जेनिन और रामल्ला में आयोजित इस समारोह में भारत की ओर से राजदूत श्री प्रिया रंगनाथ शामिल हुए, जबकि फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और इस दौरान अस्पताल परियोजना को लेकर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की सुविधा भी होगी और इसके साथ ही प्रिंटिंग सेक्टर में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण को लेकर फिलिस्तीन के श्रम मंत्रालय के साथ भी एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। और बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। 35 सालों के लंबे समय के बाद ये पहली बार है कि जब देश के राष्ट्रपति पद के लिए सीधे संसद में वोट डाले जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद ये पद खाली हुआ था और इस चुनाव में सत्ताधारी दल के सांसद BNP के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। संसद में BNP के पास 2/3 से ज्यादा का बहुमत है। ऐसे में प्रधानमंत्री तारिक रहमान की BNP के उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर की जीत लगभग तय मानी जा रही है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष यान लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने SpaceX के रॉकेट के चांद से टकराने के बाद बने नए गड्ढे की अब तक की सबसे स्पष्ट और विस्तृत तस्वीरें जारी की हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने
टक्कर वाले स्थान की टक्कर से पहले की और टक्कर के बाद की तुलनात्मक तस्वीरें साझा की हैं। स्पेस एक्स का फॉल्कन रॉकेट का ऊपरी हिस्सा लगभग 5,400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा की सतह से टकराया था और ये टुकड़ा 1 साल से अधिक समय से अंतरिक्ष में भटक रहा था। नया क्रेटर लगभग 60 फुट चौड़ा है और इसकी गहराई 10 फुट से कम है। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं हमारा मॉर्निंग शो नया सवेरा। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।